जय हिंद दोस्तों। एक दिन अचानक इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वार शुरू हो जाए तो क्या होगा? घबराइए नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना थी। लेकिन पाकिस्तान के सोच के चलते ये कभी भी रियलिटी में बदल सकता है। अब सवाल ये है, भगवान ना करे अगर ये न्यूक्लियर शक्ति देश आपस में भिड़ गए तो कौन जीतेगा? क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर सकता है? अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हमला कर दे तो भारत अपने आप को कैसे बचाएगा? दोनों देशों में कौन ज्यादा ताकतवर है? भारत और पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं? भारत के न्यूक्लियर पावर शक्ति बनने की कहानी शुरू होती है 60 के दशक से। इसी दशक में भारत को अपने दोनों पड़ोसियों से लड़ना पड़ गया। 1962 में चीन से युद्ध हो गया, आपको पता ही है। इतना ही नहीं, 1964 में चीन ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। फिर 1965 में कभी न सुधरने वाला पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ गया। तब भारत ने सोचा, भाई इन दोनों को सीधा करने के लिए अब न्यूक्लियर वेपन तो बनाना ही पड़ेगा, तभी जाकर ये दोनों कंट्रोल में आएंगे। इसके बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन पर काम करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद डॉक्टर राजा रमन्ना की लीडरशिप में सीक्रेट तरीके से 75 वैज्ञानिकों की टीम ने वेपन को डिजाइन करना शुरू किया। फिर आया 1971 का समय। बैल बुद्धि पाकिस्तान ने फिर से मूर्खता दिखाई। इस बार इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसकी अकल ठिकाने लगा दी। लेकिन इस युद्ध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को डराने के लिए अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, और उस समय रूस ने भारत का साथ दिया और भारत को बचाने के लिए अपना 40वां बेड़ा भेज दिया। इसके बाद भारत समझ गया था कि अब खुद के एटॉमिक वेपन के पैरों पर खड़ा होने का समय आ गया है, और अब न्यूक्लियर वेपन की जरूरत पहले से और भी ज्यादा हो गई है। इस स्थिति में भारत ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करने की सोची, और 18 मई 1974 का राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। हालांकि भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि इस टेस्ट को शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया गया है, लेकिन असल में इसके पीछे भारत को न्यूक्लियर शक्ति बनकर दुनिया के सामने अपनी ताकत को दिखाना था। 1974 में इंदिरा गांधी ने स्माइलिंग बुद्धा के नाम पर दुनिया को बता दिया कि अब सिर्फ भारत उपदेश नहीं देगा, अगर जरूरत पड़ी तो भारत जवाब भी देगा। हालांकि स्माइलिंग बुद्धा का अमेरिका समेत कई देशों ने विरोध किया, लेकिन 1995 प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यह तय कर लिया था कि दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किया जाएगा। डीआरडीओ तैयार था, वैज्ञानिक उतावले थे, सिर्फ ट्रिगर दबाने की इजाजत चाहिए थी। लेकिन आसमान से एक विदेशी आंख नजर गड़ाए बैठी थी, और ये थी अमेरिका की सैटेलाइट। भारत का राज खुल गया था और अमेरिका आंखें दिखा रहा था। राव साहब इस टेस्ट को टालमटोल कर रहे थे। उन्हें लगा शायद ये टेस्ट का सही वक्त नहीं है, लेकिन 1996 में सत्ता बदली और प्राइम मिनिस्टर बने देवगौड़ा साहब। वैज्ञानिकों ने फिर दरवाजा खटखटाया, कहा साहब अब तो देश तैयार है, अब तो हमें परमिशन दे दीजिए। पर देवगौड़ा ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए कहा नो। वजह अमेरिका का डर। फिर सत्ता बदली और समय आया 1998 का। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद किसी के भी दबाव के आगे झुके बिना बटन दबा दिया गया। यह न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के थार मरुस्थल पोखरण में जमीन के नीचे किया गया था। इस न्यूक्लियर टेस्ट को 2 ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप 1 में शक्ति 1, शक्ति 2 और शक्ति 3 का टेस्ट किया गया था। पहला टेस्ट 11 मई को किया गया और ग्रुप 2 में शक्ति 4 और शक्ति 5 का टेस्ट किया गया। कुल मिलाकर कहे तो इस ऑपरेशन में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इस टेस्टिंग के बाद अब भारत न्यूक्लियर पावर में शामिल होने वाला 6ठा देश बन गया था। भारत ने पूरी दुनिया को साफ साफ शब्दों में बता दिया कि भारत की सुरक्षा और आत्मसम्मान का सवाल है। भारत का टेस्ट ना ही किसी के खिलाफ है और ना ही किसी को डराने के लिए है। लेकिन गधे जितना दिमाग रखने वाला पाकिस्तान कुत्ते की दुम की तरह कहां सीधा होने वाला था। पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों बाद यानी 28 मई 1998 को चगाई 1 और 30 मई 1998 को चगाई 2 कोड नेम के तहत 6 न्यूक्लियर टेस्ट कर डाला, यानी भारत से एक ज्यादा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में टच लिबर्टी की टेक्नोलॉजी का चोरी छुपे यूज किया गया, जिसे पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर ने चुराया था। इस टेस्टिंग में चीन ने भी पाकिस्तान की मदद किया था। पाकिस्तान अपने इस वेपन को इस्लामी वेपन का नाम देने लगा, क्योंकि उस समय किसी भी मुस्लिम देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था। अब दुनिया भर में इस बात का डर बैठ गया कि कश्मीर विवाद अब दुनिया के पहले न्यूक्लियर वार की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, यह डर आज भी बना हुआ है। इस समय भारत के पास 172 न्यूक्लियर वेपन है और पाकिस्तान के पास 170 हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास पहले ज्यादा थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए अपने न्यूक्लियर क्षमता में बढ़ोतरी की। रिपोर्ट बताती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन को मॉडर्न तरीके से बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान का फोकस हमेशा भारत के खिलाफ बैलेंस बनाए रखने पर होता है, और भारत लंबी दूरी की मिसाइलों पर फोकस कर रहा होता है जो चीन तक पहुंच सके। देखिए, न्यूक्लियर वार हेड्स की संख्या में भारत आगे तो है, लेकिन फिर भी बहुत अंतर नहीं है। लेकिन असली ताकत होती है डिलीवरी सिस्टम की, यानी उसे फेंकने की टेक्नोलॉजी। अगर भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो भारत बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। भारत के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 सीरीज जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा सौर और पृथ्वी जैसी भी मिसाइलें हैं। वहीं पर नेक्स्ट जनरेशन की अग्नि 6 और सूर्य मिसाइलें भी डेवलप की जा रही हैं। और साथ ही भारत के पास समुद्र से भी हमला करने की क्षमता है, जिसके लिए R-15 और K4 जैसी सबमरीन से भी लॉन्च करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसे INS अरिहंत जैसे न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। अगर बात करें एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स के पास मिराज 2000 राफेल, सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट है।
जो न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इस तरह भारत के पास जमीन, हवा और समुद्र से भी यानी तीनों तरफ से न्यूक्लियर हमला करने की क्षमता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो उसके पास न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए कोई भी भरोसेमंद चीज है ही नहीं। न्यूक्लियर के नाम पर पाकिस्तान के पास शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3 जैसी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज करीब 2750 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास बाबर नाम की क्रूज मिसाइल भी है, जो बहुत कम दूरी तक मार कर सकती है। चीन की तरह मिसाइलें कब धोखा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान अपने सबमरीन से भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने में लगा हुआ है, लेकिन ये अभी ट्रायल मोड पर है और अभी ऑपरेशनल से काफी दूर है। कुल मिलाकर बात है कि भारत की डिलीवरी सिस्टम टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा एडवांस और रणनीति रूप से सबसे ज्यादा मजबूत है, जबकि पाकिस्तान अभी इस मामले में बहुत पीछे चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी मिसाइल हमले को रोकने की क्षमता में जमीन और आसमान का फर्क है। भारत का एडवांस डिफेंस सिस्टम 2 लेयर में काम करता है। पहली लेयर हवा में दुश्मन के मिसाइल को मारकर गिरा देता है, अगर गलती से वो चूक जाए दूसरी लेयर में जमीन से आने से पहले उसे मारकर गिरा देता है। इसके अलावा S-400 भी है। यह सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को 400 किलोमीटर दूर से ही मारकर गिरा सकता है। इसके अलावा भारत अपना खुद का स्वदेशी डिफेंस सिस्टम QRSAM और XRSAM पर भी तेजी के साथ काम कर रहा है। भारत के अपने भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम का ही कमाल था कि पाकिस्तान के सभी एयर स्ट्राइक को रोकने में कामयाब रहा। वहीं पर पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल उसके पास कोई भरोसेमंद डिफेंस सिस्टम है ही नहीं। पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ H-9 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका एयर डिफेंस सिस्टम कितना काम करता यह भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देख लिया। इससे पहले ब्रह्मोस पाकिस्तान के अंदर 500 किलोमीटर तक अंदर घुस गया था, तब पाकिस्तान इसको पकड़ ही नहीं पाया। अब क्या खाक पकड़ेगा? देखिए, नियत साफ होना बहुत जरूरी होता है। भारत ने 1998 जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तभी से भारत ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि वो कभी भी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला पहले नहीं करेगा। मतलब भारत अपने न्यूक्लियर का यूज तब करेगा जब उसके ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला होगा। इसे ही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है। भारत की इस सोच से दुनिया को ये भरोसा होता है कि भारत न्यूक्लियर वेपन डराने या धमकाने के लिए नहीं रखता, बल्कि सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए रखता है। अगर बात करें मंदबुद्धि पाकिस्तान की, तो इसने कभी भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो पहले हमला नहीं करेगा, बल्कि आए दिन कहता रहता कि हम न्यूक्लियर बम चला देंगे, न्यूक्लियर बम चला देंगे। इससे उसकी छवि एक गैर जिम्मेदार देश की बनती है, जो बात बात पर न्यूक्लियर बटन दबाने की धमकी देता रहता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के खास ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दोनों देशों का तरीका और सोच काफी अलग अलग है। भारत में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की है, जिसे 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार और सेना के बीच तालमेल बिठाकर काम करती है। भारत में न्यूक्लियर हथियारों पर आखिरी फैसला प्रधानमंत्री और उनकी टीम ही लेती है। इसके लिए एक खास सिस्टम है, जिसे न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA कहा जाता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को खुद कंट्रोल प्रधानमंत्री करते हैं और दूसरे पार्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA संभालते हैं। इस सिस्टम में सब कुछ प्रॉपर तरीके से और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाता है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों को संभालने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल कमांड अथॉरिटी। ये दिखने में तो भारत जैसी लगती है, लेकिन इसमें फर्क ये कि इसका असली कंट्रोल पाकिस्तानी सेना के पास होता है। वहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि सेना ने सरकार को थप्पड़ मारकर साइड कर दिया है और खुद अपने मन से फैसले ले लेती है। ISI जैसी खुफिया एजेंसियों का भी दखल भी इसके अंदर होता है। यही वजह है कि दुनिया को इस बात की चिंता रहती है कि अगर पाकिस्तान में कभी हालात बिगड़ते हैं तो क्या न्यूक्लियर वेपन सेफ रहेगा, और यही डर बना रहता है कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन आतंकवादियों के हाथ में लग जाए। इस वजह से पाकिस्तान को समझा जाता है कि यह एक गैर जिम्मेदार देश है। ये जरूरत पड़ने पर कुछ पैसों के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बेच सकता है। भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा वारहिट है। भारत का डिलीवरी सिस्टम भी पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत पाकिस्तान से हर मुकाबले में बेहतर है। इसके बावजूद भी भारत यही कहता है कि मैं पहले हमला नहीं करूंगा, लेकिन अगर मंदबुद्धि पाकिस्तान ने कभी न्यूक्लियर हमला किया तो दोबारा हमला करने लायक नहीं बचेगा। भारत की यही सोच पाकिस्तान से कहीं ज्यादा जिम्मेदार और ताकतवर न्यूक्लियर देश बनाती है। अब सवाल ये उठता, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वार हो जाए तो कौन जीतेगा? दोस्तों, सच है कि न्यूक्लियर वार में कोई जीतता नहीं है। जीतता है तो सिर्फ विनाश, तबाही, और हारती है इंसानियत। यह एक ऐसी जंग होती है जहां सरहदें भले ही बच जाए पर सांसें नहीं बचती। मिसाइलें जिधर भी जाएंगी तबाही दोनों तरफ होगी। ये वेपन सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को भी बर्बाद कर देगा। इसलिए असली बहादुरी हथियार दिखाने में नहीं होती, बल्कि उसे न चलाने में समझदारी होती है। और असली न्यूक्लियर पावर वही है जो कभी भी न्यूक्लियर वार ना होने दे।